बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले जो एक खतरनाक सी खबर आ रही है कि ड्रोन हमला हुआ है पाकिस्तान में एक बार फिर। मैं इस खबर को देख के परेशान हूँ। ISPR का वर्जन ये है कि उन्होंने एक ऑपरेशन किया है दहशतगर्दों के खिलाफ और ये ग्राउंड ऑपरेशन था। तो उनकी तरफ से तो ये कहा गया है और अनफॉर्चुनेटली उनके मुताबिक जो अब तक इत्तलात आ रही हैं कि क्रॉस फायरिंग में 2 बच्चे भी शहीद हो गए हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक गनी क्या कहते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान के तहसील लद्दा इलाका जंगाड़ा खदोखेल मार्केट पर ड्रोन हमला, 5 साल के 2 बच्चों की शहादत की इत्तला। ये इन्होंने कहा है। खुरासान डायरी ये भी लिखते हैं कि 2 बच्चे, ये 4-5 डाइड इन अ सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक। यहाँ बात खत्म नहीं होती। सिराजुल हक साहब भी ऐसी ही कोई बात करते हैं कि हुकूमत बताए कि जनूबी वजीरिस्तान में ये बच्चे किस जुर्म में शहीद किए गए और इनका कातिल कौन है। इन्होंने तो सिर्फ इतनी बात की। सहाफी अमीर अब्बास लिखते हैं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जंगाड़ा खुदराई कलई में मुबैना ड्रोन हमला इस वक्त हुआ जब इलाके के लोग मकामी दुकान पर तकरीबन 5:30 बजे जमा हुए। 5 से 7 साल उम्र के 2 बच्चे इनाम और शाहिद दुकान के करीब से घर जाते हुए हमले का शिकार हुए। तस्वीर दिल चीर देने वाली है। इस कत्ल का जवाब कौन देगा? और मैंने तस्वीरें देखी हैं, यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता। साफी इमरान मीर साहब लिखते हैं कि मेरी इत्तला के मुताबिक यह ड्रोन हमला अपर वजीरिस्तान के इलाके जंगाड़ा खदराई कलई में हुआ। एक दुकान में TTP के अहम कमांडर की मौजूदगी की इत्तला थी। दोनों बच्चे दुकान के पास से गुजर रहे थे। हमले की ज़द में आ गए। बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो वहां के लोकल जराए हैं वो कहते हैं कि यह ड्रोन हमला था। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का वर्जन आएगा वो यही आएगा कि हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, ग्राउंड फोर्सेस ने जाके ऑपरेशन किया है। मैंने सबक ये सीखा है, मेरे पास कोई कंफर्म इतला करने का कोई अभी जरिया नहीं है। व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, लोग बता रहे हैं जी हम उस इलाके से हैं, हमें ये पता है, लेकिन सर मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना ड्रोन होता हुआ। मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री से कनेक्ट करके बता देता हूँ। हमसे झूठ बोला गया कि फातिमा जिन्ना गद्दार हैं। हमसे झूठ बोला गया कि शेख मुजीब गद्दार है। बांग्लादेश तोड़ने की वजह सिर्फ सियासतदानों को कहा गया। हमसे कितना बड़ा झूठ बोला गया, मुल्क तोड़ दिया गया। सबक ये कहता है कि इन्होंने हमारे साथ हमेशा झूठ ही बोला है। तो अब हम विक्टिम्स के ऊपर बिलीव करेंगे। हमने बलूचिस्तान के विक्टिम्स पर बिलीव नहीं किया, उन्हें गद्दार समझा। हमने पहले फाटा के लोगों ने जो धाइयां दी कि जुल्म हो रहा है बड़ा, हमने उन्हें गद्दार समझा। ये हमारी गलती है। अब सजा मिल रही है कि एन लाहौर में वही ऑपरेशन हो रहे हैं जो कभी उन इलाकों में होते थे। ये सजा है हम सब के लिए। ये उन लोगों की आहें हैं जो लगी हैं हमको। तो अब हम विक्टिम्स को बिलीव करेंगे। विक्टिम्स अगर कह रहे हैं, वो वक्ती गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है ड्रोन नहीं हुआ, हो सकता है इदारे सच बोल रहे हो, लेकिन अब हमें पहले विक्टिम्स को बिलीव करना है, उनकी बात माननी है। जब हमारे सामने कंक्रीट एविडेंस आ जाएगा, वीडियो प्रूफ आ जाएगा कि ड्रोन नहीं हुआ था बल्कि ऐसे हुआ था, तो फिर हम मान जाएंगे कि ठीक है वो सच कह रहे हैं और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही हुआ है। फास्ट फॉरवर्ड करके हम आ जाएं तो अब कहा जा रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है और इसको हर हाल में न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी बुनियादी तौर पे कत्ल करना पड़ेगा। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। एक साबिक DG FIA ने भी कहा है कि इमरान खान को न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं। ये जो गिरफ्तारी की कोशिश थी, ये इमरान खान को एक्चुअली न्यूट्रलाइज करना चाह रहे थे। तकरीबन बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो जानते हैं कि ये गेमें किस तरह खेली जाती हैं, वो सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं, कत्ल करना चाहते हैं। अब इन दो चीज़ों को कनेक्ट करें। मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, आपको शहीद अरशद शरीफ और शहीद जिंदा होते हैं वो आपको कनेक्ट करके बताएंगे। मैं सिर्फ आपको सुनवाना चाहता हूं। मुल्जिम इमरान खान का सबसे पहला और सबसे बड़ा जुर्म है एक कदावर शख्सियत होना। उसने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। इजराइल को तस्लीम करने का कहा गया था ना, तो क्यों ना किया। पाकिस्तान में साम्राज्य की बात ना मानना जुर्म है। इमरान खान उसी साम्राज्य का मुजरिम है। अब ये मिडिल क्लास इमरान खान अशराफिया के सामने खड़ा होगा, उनकी बात की नफी करेगा, मुकाबला करेगा और तो और लोगों को भी वर्गलाएगा कि एक अल्लाह के सिवा किसी से ना डरो। ये कारे सरकार में मुदाखलत है। ये इमरान खान का जुर्म है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, उसकी सजा दी जा रही है। इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया, उसकी सजा दी जा रही है। एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे बोला था? अड्डे देने पे। ये अरशद शरीफ के अल्फाज सुने, अड्डे देने या ड्रोन हमले करने, एयर स्पेस देने पे। अब ये नेसेसरीली नहीं है कि अगर ड्रोन भी हुआ तो अमरीकी ड्रोन ही हुआ होगा।
لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 6 اور 7 تاریخ کو 6 اور 7 مارچ کو امریکی وفد آتا ہے، پاکستان سے مذاکرات ہوتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑیں گے مل کے، اور امریکہ اور پاکستان میں تعاون کیسے ہو سکتا ہے، اور محض اس کے 5-6 دن بعد یا چلیں 7 دن بعد یہ ڈرون حملے کی خبریں آتی ہیں، مبینہ ڈرون حملہ کہہ لیں یا چلیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوا ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، ایسے چھوٹے بچے مرے ہیں جو بندہ یعنی برداشت نہیں کر سکتا دیکھ کے کہ کیا حالت ہوئی ہے۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں ان کی جو باڈیز اور پکچرز میں نے دیکھی ہیں، گولیوں کے نہیں لگتے نشان، انہیں فریگمنٹس لگے ہیں، تو کہیں ڈرون گرا ہے اور اس کے ٹکڑے شاید انہیں لگے ہیں، جو بھی میزائل مارا گیا ڈرون سے، اگر ہوا ہے ڈرون حملہ۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ جب امریکہ سے معاملات طے ہوئے 6 اور 7 کو، پھر عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں شروع ہوئیں، اور اب ڈرون حملہ۔ رات کو کیوں اتنے رینجرز گئے اور پولیس گئی؟ کیونکہ اگلے دن ڈرون حملہ کرنا تھا۔ عمران خان ڈرونز کے خلاف ہے، اگر واقعی ڈرون ہوتی ہے، میں اب اس ہائپوتھیسس پہ بات کر رہا ہوں جو ابھی اتنی خبریں آپ کے سامنے میں نے رکھی، لوگوں کی معتبر لوگ جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، سینیٹر اس پہ بات کر رہے ہیں، چلے تحریک انصاف کے لوگوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، ان میں سے تو بہت سارے آپ ٹویٹس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، معتبر خبریں آ رہی ہیں۔ مجھے خود لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر قریب کے علاقے کے ہیں، ڈرون ہوا ہے، لیکن میں نہیں بلیو کرتا جی کسی پہ، لیکن اس پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں، کہ امریکی وفد آتا ہے 2 دن یہاں گزارتا ہے، وہ جیسے ہی جاتا ہے عمران خان کے اوپر پولیس پل پڑتی ہے، رینجرز پل پڑتے ہیں، اور اس کے بعد ڈرون حملہ ہو جاتا ہے۔ کیوں ضروری تھا عمران خان کو رات کو گرفتار کرنا؟ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا ہوا جس پر گرفتاری کرنی ہے، عدالت میں صرف پیشی دلوانے کے لیے گرفتاری کرنی ہے۔ یہ کون سا جرم ہے کہ عدالت میں آپ نے پیش ہونی ہے؟ کوئی قتل کا جرم ہے؟ ایک عدالت نے کہا جی اس کو 18 کو یہاں پیش کرنا ہے، آپ نے اس پہ پکڑنے آگے رینجرز آگے، سینکڑوں کی تعداد میں پولیس آگئی، 1,500-2 ہزار پولیس والے وہاں پہنچ گئے، شاید اس سے بھی زیادہ آئے ہوں گے، 5,000 آئے ہوں گے، رینجرز آگئے، 7 کمپنیز آگئی رینجرز کی۔ مطلب کیا تھا کہ جب ہم نے ڈرون حملہ کرنا ہے، اگر یہ ہوا ہے تو عمران خان باہر نہ ہو، کوئی ڈرون کے خلاف بات کرنے والا نہ بچے، پورا بیانیہ ہے، نیریٹو سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اچھا، میں کیونکہ کسی کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، میں حالات کو دیکھ کے ڈائریکٹ انفارمیشن اگر ہو یا میں تجزیہ کرتا ہوں، جو میڈیا پہ اگر فیک نیوز چل رہی ہو یا ان کی کوئی پریس کانفرنسز ہو، تو میں نے اس چیز پہ اتنی توجہ نہیں دی تھی، یا پہلی بار میری توجہ کسی نے دلائی ہے جب کسی نے اسکرین شاٹ شیئر کیا، تو میں اسکرین شاٹ پہ بھی ویسے بلیو نہیں کرتا، تو میں نے اس کو جب دیکھا، مجھے اصل میں اس کے بالکل ذہن میں ہی نہیں تھا۔ گورنمنٹ ریٹینز لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر۔ اچھا، ریٹینز کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی بس وہ ریٹائر ہونے والے تھے تو ریٹین کر لیا، لیکن ایک فیکٹ تھا وہ جو مجھے نہیں پتا تھا، اور میں نے سنا بھی نہیں کسی کو بتاتے ہوئے، آپ نے ظاہر سنا ہوگا، آپ لوگ سنتے ہوں گے ولاگرز وغیرہ کو۔ The federal government has retained Lieutenant General Asim Munir under relevant amended rules. General Asim Munir was scheduled to retire on November 27. He had submitted his retirement application to the Defense Ministry. However, the Defense Ministry did not accept the request for retirement and decided to retain General Munir. مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، میں نے کیونکہ اس طرف توجہ نہیں دی، کہ مجھے پتا تھا یہ لگا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، نواز شریف نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اس نے سوچا ہوا ہے، اور مجھے جہاں تک کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ مین کرداروں میں سے ایک یہ ہے رجیم چینج کے، اور 3 سال پہلے ایک خاص پلاننگ کی گئی تھی، یہ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، میں بہرحال شروع میں یقین بھی نہیں کرتا تھا اس بات پہ، تو میں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے اپنے ریٹائرمنٹ کے ڈاکیومنٹ دستخط کر کے بھیج دیے تھے منسٹری آف ڈیفنس کو، صرف منسٹری آف ڈیفنس نے دستخط کرنے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی تھی، انہوں نے یہ کرنے کے بجائے اس کو روکا، رد کیا، اور پھر گورنمنٹ نے آرمی چیف بنایا۔ اب پاکستان میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں ایسے کام، اتنا کیا ضروری تھا؟ کیا باقی کوئی لیفٹیننٹ جنرل کم تھے کسی سے؟ دیکھیں، میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ 7 لاکھ کی فوج میں سارے اتنے اہل ہیں کہ کوئی بھی اس عہدے پہ آ سکتا ہے، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے آپ کی ایبلٹی کا۔ تو کیا وجہ تھی کہ ایک بندے نے ریٹائرمنٹ کے پیپر بھی بھیج دیے، وہ پیپر ریجیکٹ کیے گئے کہ ریٹائر نہیں کرنا جی، آپ کو چیف بنانا ہے؟ یہاں سے پھر وہ لنڈن پلان کی بات شروع ہوتی ہے کہ جی لنڈن پلان ہے کوئی، کیونکہ آپ کسی کو کیوں ریٹائرمنٹ سے نکال کے ریٹائر ہونے، بیسیکلی تو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے لکھ بھیج دیے پیپر، مینز وہ ریٹائر ہو گئے اپنے کتابوں میں۔ ایک بندہ ریٹائر ہو گیا، پیپر اس نے بھیج دیے، آپ نے اس کی ریٹائرمنٹ ختم کی اور آپ نے اس کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ حیرانی کی بات ہے، اور یہیں سے پھر سارے خدشات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ آج عمران خان نے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑی زبردست بات کی ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے فرعون آئے، ہم نے ان کا انجام دیکھا ہے، باجوہ بھی بڑا فرعون بنا ہوا تھا، آج دبئی بھاگا ہوا ہے۔ پولیس نے ڈنڈے مار دیے، یہ پولیس اب کل آپ کے سامنے سلوک مارے گی۔ وہی لوگ جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں،
दुनिया की तारीख में बड़े बड़े फिरौन गिरते हमने देखे हैं। वो बाजवा फिरौन बना हुआ था, सुपर बादशाह बना हुआ था, आज वो दुम दुबा के दुबई में बैठा हुआ है। तो ये ऊंच नीच होती है, लेकिन इंसान को अपना रास्ता, जो रास्ता हमें मांगते हैं ना हम नमाज में कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा, वो रास्ता नहीं भूलना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त पैगाम है अगर कोई समझने वाला हो कि देखें, फिरौन बनने से मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं जब आप समझदारी से अपने ओहदे के मुताबिक, अपने स्टैचर के मुताबिक फैसला करते। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस का मसला है पाकिस्तान का कि हर बड़े दफ्तर पे आपको छोटे छोटे बोने नजर आएंगे। जैसे अरशद शरीफ की ये वीडियो शुरू होती है कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि वो एक कदावर शख्सियत है, और ये अरशद शरीफ बार बार कहा करते थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनसे ऊपर कद का कोई बंदा हो जिसकी पॉपुलैरिटी भी ज्यादा हो, वो जो बयानियां दे वो लोग कबूल कर रहे हो, लोग इनकी कोई बात नहीं मान रहे हो, ये कह रहे हैं पीटीआई जो है वो एंटी पाकिस्तान जमात है। जिस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे और शफाफ इलेक्शन होंगे, मैं आज लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इदारों के ऊपर से सारी तनकीद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इनको ये बुनियादी बात समझ नहीं आ रही। इदारों के ऊपर सारी तनकीद उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे साफ शफाफ। इसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, कोई किसी का दोस्त नहीं होगा। या आप खुद करवा रहे हैं चोरों के पीछे खड़े होकर, या आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। बहरहाल जाहिर है कि जब कोई रिटायर बंदा हो जाता है और उसको जॉब दी जाती है तो फिर ये रिजल्ट निकलता है। तो ये तो आपको बताना जरूरी था। ये जरा चेक करें, एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम पे एक और पेट्रोल बम, और ये उस वक्त गिराया गया है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2021 से भी नीचे आ गई हैं। ये इमरान खान के दौर में जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपया थी, 110 थी, आज आलमी मंडी में उस लेवल की कीमतें आ गई हैं। लेकिन आज इन्होंने कीमत बढ़ा दी है और 5 रुपए पेट्रोल और 13 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दी है। आईएमएफ ने जो शर्त लगा दी है, जो रिपोर्ट हो रहा है वो बड़ी हैरानकुन है। यानी अभी यकीन नहीं आता कि आईएमएफ इतनी बेइज्जती करेगा। डील रिटर्न अश्योरेंस फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज नीडेड फॉर लोन रिवाइवल। आईएमएफ कह रहा है कि दोस्त ममालिक जिसमें यूएई, सऊदी अरब और कतर हैं, वो लिख कर दें कि वो तुम्हें इतने पैसे देंगे जो तुम्हारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बाकी सारा जो भी डेफिसिट वो फंड करेंगे। अब ये लिख के जब तक नहीं देंगे, आईएमएफ इन पे भरोसा नहीं कर रहा। ये इतने फ्रॉडिये हैं, नौसरबाज हैं कि आईएमएफ इनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी डायरेक्ट सऊदी अरब हमें लेटर लिखे, डायरेक्ट यूएई हमें लेटर लिखे, डायरेक्ट कतर हमें लेटर लिखे और गारंटी दें कि हम इतने पैसे देंगे तब आपको आईएमएफ प्रोग्राम देगा, वरना नहीं देगा। और ये 30 जून तक का टाइम दे दिया इन्होंने इस खबर के मुताबिक कि 30 जून तक आप वो ले आए लेटर। अब 30 जून तक अगर आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो पाकिस्तान का क्या असर होगा, आप जरा इमेजिन कर सकते हैं। हमने कर्जे भी वापस करने हैं, हम डिफॉल्ट कर सकते हैं अगर हमारा प्रोग्राम अभी रिवाइव नहीं होता अगले चंद दिनों में। हफ्ते 2 हफ्ते हैं हमारे पास, मार्च खत्म होता है, अप्रैल में हमारी पेमेंट सही है एंड तक। हम कैसे करेंगे, कर्जा कैसे अदा करेंगे? हम तो डिफॉल्ट करने की सामना कर रहे हैं। बड़ी मखदूज सूरत हाल है। दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर करें और जो ऊपर बैठे हुए हैं ताकत में लोग, अल्लाह उनको थोड़ी सी अक्ल अता करें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबकी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।